विक्रम अपने आलीशान घर के विशाल बैठक कक्ष में खड़ा है। उसकी आंखों में किसी बड़े इरादे की चमक है। पास ही मदन खड़ा है, जिसके हाथों में जरूरी कागजों का ढेर है। मदन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये यात्रा मेरे लिए कितनी अहम है। मैं अगले 10 दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। वहाँ होने वाला ये सौदा मेरे कारोबार को और भी आगे ले जाएगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मेरी इज्जत और पहचान से जुड़ा मामला है। आप निश्चिंत होकर जाइए मालिक। आपकी गैर मौजूदगी में इस घर और आपके कामकाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। आप बस वहाँ अपना काम कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मदन। पिछले 15 सालों से तुमने इस घर को अपने घर की तरह संभाला है। तुम अब सिर्फ नौकर नहीं हो, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो। मेरी कामयाबी में तुम्हारी मेहनत भी शामिल है। ये मेरा सौभाग्य है मालिक। आपकी तरक्की देखना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने अपनी जवानी इसी हवेली की सेवा में लगा दी है और आगे भी यही करता रहूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, काम धंधा चलता रहेगा, पर सुमन और चिराग की सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चिराग की पढ़ाई और सेहत पर खास ध्यान देना। विक्रम, न जाने क्यों इस बार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मन में अजीब सी बेचैनी है। क्या आपका जाना अभी इतना जरूरी है? क्या इसे कुछ समय के लिए टाला नहीं जा सकता? सुमन, ये बहुत बड़ा सौदा है। बाहर के लोग मुझ पर ही भरोसा करते हैं। मेरा वहाँ होना जरूरी है। तुम बेवजह चिंता कर रही हो। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन चिराग की हालत देखिए, वो कल रात से ही सुस्त है और उसे हल्का बुखार भी है। ऐसे समय में आपका घर पर ना होना मुझे डरा रहा है। छोटी बहू जी, आप व्यर्थ ही अपने मन को परेशान कर रही हैं। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर मेरे एक इशारे पर इसी वक्त आ जाएंगे। आप बस कहिए। सुना तुमने सुमन? मदन है ना यहाँ? मदन, ये लो मेरी निजी तिजोरी की चाबियाँ और सारे बैंक के कागज। कुछ पर मेरे हस्ताक्षर पहले से हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसों की कोई परेशानी ना हो। जी मालिक, मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। आपकी दी हुई ये जिम्मेदारी मेरे लिए अमानत है। बैंक से जुड़े हर लेन देन पर नजर रखना। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा हिसाब ही मेरी ताकत है। आप निश्चिंत रहिए, एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। मेरा हिसाब हमेशा साफ रहा है और रहेगा। ठीक है मदन, अब जाकर गाड़ी दरवाजे पर लगवाओ। मुझे हवाई अड्डे के लिए निकलना है। समय की कद्र करना ही कामयाब इंसान की पहचान है। वाहन द्वार पर तैयार खड़ा है मालिक। आपकी ये यात्रा मंगलमय हो और आप बड़ी सफलता लेकर लौटे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जैसे ही विक्रम की गाड़ी की आवाज दूर होती है, मदन के चेहरे का विनम्र मुखौटा उतर जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक और कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो बड़े गर्व के साथ विक्रम की मखमली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। बहुत देख ली तुम्हारी अमीरी और तुम्हारा रौब विक्रम। अब समय का चक्र घूम चुका है। अब इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मेरा है। 15 साल तक मैंने तुम्हारी गुलामी की है। मैं वर्षों तक तुम्हारे पीछे एक पालतू पशु की भांति घूमता रहा। तुम्हारी डांट सुनी, तुम्हारे अहंकार को सहा। लेकिन अब इस आलीशान जीवन का वास्तविक स्वामी मदन बनेगा। आज से ये साम्राज्य मेरा है। वाह, इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरात और इतना सारा नकद धन, ये सब अब मेरा अधिकार है। विक्रम, तुमने मुझे चाबियां नहीं बल्कि अपनी बर्बादी का निमंत्रण दिया है। हेलो धनीराम, शिकार पिंजरे से बाहर उड़ चुका है। अब जाल को पूरी तरह से बिछाने का समय आ गया है। अपनी तैयारी पुख्ता कर लो। आज की रात हमारी किस्मत बदलने वाली है। बहुत खूब मदन, तुम्हारी योजना वास्तव में काबिले तारीफ है। क्या तुमने उस हवेली के असली स्वामित्व के कागजात अपने कब्जे में ले लिए? बिना उनके ये खेल अधूरा रहेगा। हाँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और सुनिए, वे प्राचीन मूर्तियां भी मेरे पास हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अरबों की है। विक्रम को तो उनकी सही कीमत का अंदाजा भी नहीं था। मैं इन सभी वस्तुओं को पुरानी मिल वाले सुनसान गोदाम में स्थानांतरित कर रहा हूं। तुम कल रात के अंधेरे में बड़ा ट्रक भेज देना।
काम सफाई से होना चाहिए। पर सुमन का क्या वो शोर नहीं मचाएगी? सुमन भाभी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। उन्हें तो मैं ये विश्वास दिला दूंगा कि तिजोरी का गुप्त कोड किसी बड़े लुटेरे ने चुरा लिया है। वो तो बेचारी रोने धोने में व्यस्त रहेगी। अब बस मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब विक्रम वापस आएगा। मैं उसे ऐसा मानसिक आघात पहुंचाऊंगा कि वह दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। मदन और धनीराम चोरी का माल और बेशकीमती मूर्तियां एक छिपी हुई जगह में जमा कर रहे हैं। मदन, मानना पड़ेगा, तुमने कमाल कर दिया। ये मूर्तियां तो सच में अनमोल लग रही हैं। इनकी चमक ही बता रही है कि अब हमें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ जी, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने विक्रम के सारे बैंक खातों से धीरे धीरे पैसा निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जब तक उसे समझ आएगा तब तक उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर वो वापस आते ही सीधे पुलिस के पास चला गया तो पूछताछ हुई तो हम कैसे बचेंगे? पुलिस? सेठ जी, शहर के बड़े अफसर तो आपके इशारों पर चलते हैं। और सबूतों की बात करें तो मैंने हर निशान ऐसे मिटाए हैं कि कोई भी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। सारा इल्जाम किसी अनजान गिरोह के सिर डाल दिया जाएगा। और वो बच्चा चिराग, सुना है उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मामला बहुत बड़ा बन सकता है। उसे जितना ज्यादा तकलीफ होगी, हमारा रास्ता उतना ही आसान होता जाएगा। बच्चा बीमार रहेगा तो सुमन और विक्रम दोनों घबराए रहेंगे, और घबराया हुआ इंसान कभी सही चाल नहीं चल पाता। तुम तो सच में बड़े खिलाड़ी निकले। लेकिन एक बात साफ रखो, इस पूरे खेल में मेरा आधा हिस्सा पक्का है। बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ पैसा नहीं है। असली मजा तो मुझे विक्रम को पूरी तरह टूटते देखने में आएगा। उसकी बर्बादी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। 10 दिन बीत जाते हैं। विक्रम अपने सौदे की कामयाबी लौटता है, लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर कदम रखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का हर कोना बिखरा पड़ा है, जैसे किसी तूफान ने सब उजाड़ दिया हो। सुमन, मदन, कोई है यहाँ? ये घर की ये हालत कैसे हो गई? सारा सामान ऐसे क्यों बिखरा पड़ा है? सेठ जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कल रात कुछ डाकू घर में घुस आए थे। बहुत खतरनाक लोग थे। उन्होंने सब कुछ लूट लिया। क्या? इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पहरेदार कहाँ थे? क्या मैं सब सो रहे थे? सेठ जी, उन लोगों ने रात के खाने में नशीली चीज मिला दी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटा। देखिए, सिर फट गया है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी तिजोरी, मेरी वे कीमती मूर्तियां, सब कहाँ हैं? तिजोरी पूरी तरह खाली है सेठ जी। वे सिर्फ पैसा ही नहीं ले गए, बल्कि जमीन जायदाद के जरूरी कागज भी उठा ले गए। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। उसी वक्त सुमन रोती हुई लड़खड़ाते कदमों से आके है। विक्रम, पैसों की अभी परवाह मत कीजिए। चिराग की हालत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे गंभीर संक्रमण हो गया है। उसे तुरंत विदेश ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा है। तुम घबराओ मत सुमन, मैं अभी बैंक फोन करता हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं है। सेठ जी, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही बैंक से खबर आई है, आपके सारे खाते रोक दिए गए हैं। किसी ने आपके डिजिटल दस्तखत का गलत इस्तेमाल करके बड़े लेन देन किए हैं। अब आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। ये कैसे हो सकता है? क्या किस्मत ने एक ही रात में सब कुछ छीन लिया? क्या मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए भी पैसा नहीं बचा? सेठ जी, इस हालात में अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सेठ धनीराम जी के पास बहुत पैसा है। अगर आप उनसे मदद मांग लें तो शायद चिराग की जान बच जाए। धनीराम, जो हमेशा मुझसे जलता रहा, क्या मुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? लेकिन अगर मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे अपना घमंड भी कुचलना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। विक्रम मजबूरी में धनीराम के महल के दरवाजे पर खड़ा है। जिस आदमी के सामने कभी लोग झुकते थे, आज वही आदमी सिर झुकाए खड़ा है।
धनीराम की आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा है। अरे वाह, देखिए तो जरा, इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी आज मेरे दरवाजे पर मदद मांगने आया है। वक्त कितना बदल जाता है ना विक्रम जी। आज आप भी आम लोगों की तरह हाथ फैलाए खड़े हैं। सेठ जी, ये समय ताना मारने का नहीं है। मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे तुरंत 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस इस बार मदद कर दीजिए। 1 करोड़? विक्रम जी, पैसे ऐसे ही नहीं मिलते। कर्ज के बदले कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है, और आपके पास अब बचा ही क्या है। आप तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। मेरी हवेली है ना। हालांकि उसके कागज चोरी हो गए हैं, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वो आपकी होगी। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। सेठ जी सही कह रहे हैं। बिना कागजों के कोई कैसे भरोसा करेगा। लेकिन अगर आप इन सादे कागजों पर दस्तखत कर दें तो सेठ जी आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ये लो, मैंने दस्तखत कर दिए। अब देर मत करो, मुझे पैसे दो ताकि मैं अपने बेटे को इलाज के लिए बाहर ले जा सकूं। अब बात बनी। मदन, इन्हें थोड़ा सा पैसा दे दो, और हाँ, इनका सारा सामान इनके महल से बाहर फेंकवा दो। चिराग का इलाज हो जाता है क्योंकि धनीराम ने कुछ पैसे दे दिए थे। लेकिन अब विक्रम की सारी शान, दौलत और पहचान खत्म हो चुकी है। धनीराम और मदन उन्हें धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये हवेली और इसकी पूरी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी है। यहाँ से निकलो अपने बीमार बच्चे और रोती हुई पत्नी को लेकर। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सेठ जी, आपने वादा किया था कि जब तक मैं कोई और इंतजाम नहीं कर लेता, मैं यहाँ रह सकता हूँ। क्या आप अपने ही वचन से मुकर रहे हैं? वादा? विक्रम, वादे अमीरों के बीच किए जाते हैं। भिखारियों के लिए कोई वादा नहीं होता। अब तुम एक मामूली मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं हो। अपनी औकात समझो और यहाँ से चलते बनो। मदन, तूने मेरा नमक खाया है। 15 सालों का रिश्ता क्या तू एक पल में भूल गया? क्या तुझे भगवान से डर नहीं लगता? तेरा नमक बहुत खारा था विक्रम। अब मैं इस हवेली का मीठा नमक और मलाई खाऊंगा। भागो यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुत्तों को तुम्हारे पीछे छोड़ दूं। विक्रम, चलिए यहाँ से। जहाँ इंसानियत मर चुकी हो और जहाँ विश्वासघात राज करता हो, वहाँ रहना अपने आत्मसम्मान का अपमान है। हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पापा, हम सड़क पर क्यों खड़े हैं? क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरो मत। हम हारे नहीं हैं। हम एक नई शुरुआत की ओर जा रहे हैं, सच और मेहनत की राह पर। आज से तुम्हारा पिता फिर से संघर्ष करेगा। अब विक्रम शहर से दूर एक घने जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी जिंदगी चला रहा है। कभी जिन हाथों से बड़े सौदों पर दस्तखत होते थे, आज वही हाथ कुल्हाड़ी थामे हुए हैं। पसीना, थकान और खामोशी, यही अब उसका संसार है। उसी जंगल में एक दिन उसका पुराना और सच्चा दोस्त राजीव उसे ढूंढता हुआ पहुंचता है। विक्रम, मेरे भाई, तुझे इस हाल में देखकर कलेजा फट रहा है। कहाँ वो शान और शौकत, और कहाँ ये जंगल, ये लकड़ियां, ये संघर्ष। तूने मुझे एक बार भी खबर क्यों नहीं दी? राजीव, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। जो कल महलों में रहता था, आज उसे जंगल की जमीन पर पसीना बहाना पड़ रहा है। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इंसानों को पहचानने में देर कर दी। विक्रम, मैं यूं ही नहीं आया हूं। मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो तुझे फिर से खड़ा कर सकता है। मदन ने शहर से बाहर एक पुरानी बंद पड़ी मिल खरीद ली है। वहां हर वक्त पहरा रहता है। मदन? एक नौकर के पास मिल खरीदने के पैसे कहां से आए? इसका मतलब साफ है, उसने मेरी ही दौलत से सब कुछ किया है। और सिर्फ यही नहीं, कल आधी रात को मैंने उस मिल की तरफ बड़े बड़े ट्रक जाते देखे। ऊपर तिरपाल ढकी थी, लेकिन मैं पहचान गया। वही पुरानी मूर्तियां थीं जो कभी तेरी हवेली की शान हुआ करती थी। तो ये सब एक नाटक था। चोरी, लूट, सब कुछ मदन की साजिश थी। उसने मुझे ही नहीं लूटा, मेरे बेटे की बीमारी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया।
हाँ दोस्त, और धनीराम भी इसमें पूरा शरीक है। दोनों मिलकर तेरी मेहनत की कमाई को बाहर भेजने की तैयारी में हैं। मदन ने सोचा होगा कि विक्रम अब टूट चुका है, कि जंगल में लकड़ी काटने वाला इंसान कभी फिर से खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जंगल में पला शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन हम करेंगे क्या? पुलिस, अफसर सब धनीराम के हाथ में है। हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। हम पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे। हम मदन को उसी जाल में फंसाएंगे जो उसने खुद बुना है। उसने तकनीक का गलत इस्तेमाल किया है, अब वही तकनीक उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। रात का गहरा सन्नाटा है। पुरानी मिल के अंदर मदन और धनीराम जश्न मना रहे हैं। हंसी और लालच की बदबू हवा में घुली है। तभी अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बस कल सुबह का इंतजार है। ये मूर्तियां जैसे ही दुबई के बाजार में पहुंचेंगी, मैं इस देश का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर कोई मुझे नौकर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो बदकिस्मत विक्रम अब तक तो सड़क पर भीख मांग रहा होगा, या शायद भूख से मर चुका होगा। उसकी किस्मत में यही लिखा था। धूल अब तुम दोनों चाटोगे। गद्दारों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं होती। विक्रम, तू यहाँ कैसे? तुझे तो अब तक टूट जाना चाहिए था। सुरक्षा वाले कहाँ हैं? इसे पकड़ो। मैं अपनी लुटी हुई जिंदगी का हिसाब लेने आया हूँ। ये मूर्तियाँ, ये पैसा, ये हवेली सब मेरा था और मेरा ही रहेगा। बेवकूफी मत करो विक्रम। तेरे पास क्या सबूत है कि ये मूर्तियां तेरी हैं? तू खुद उन कागजों पर दस्तखत कर चुका है जिनमें तूने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मदन, तुझे लगता था कि तू बहुत चालाक है। याद है मैंने हवेली में हर कोने पर आधुनिक सुरक्षा लगवाई थी। हाँ, और मैंने उसे खुद बंद किया था। कैमरे, सेंसर सब तोड़ दिए थे। तूने सिर्फ बाहर का सिस्टम बंद किया था, लेकिन मेरे निजी लॉकर में एक ऐसा कैमरा था जो दिखता नहीं था। वो सीधे इंटरनेट के जरिए मेरे सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज में सब भेजता रहा। वो कभी बंद नहीं होता। क्या? डिजिटल स्टोरेज? ये क्या बला है? उसी में तेरी और धनीराम की पूरी साजिश कैद है। चोरी करते हुए, कागज बदलते हुए, मेरे बेटे की हालत पर हंसते हुए। हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड है। ये झूठ है मदन, इसे अभी खत्म कर दो, वरना ये हमें डुबो देगा। और एक बात सुन लो, मैंने ये सारे वीडियो और सबूत शहर के पुलिस कमिश्नर को भेज दिए हैं। वे मेरे पुराने दोस्त हैं और अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं सब कुछ लौटा दूंगा, बस मुझे जेल मत भेजिए। अब माफी का वक्त निकल चुका है मदन। तूने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, तूने मेरे भरोसे को मार डाला। तूने मेरे बीमार बेटे की सांसों को सौदे में लगाया। ऐसे गुनाह की कोई माफी नहीं होती। मदन, अब मेरे सामने मत गिड़गिड़ाओ। अब तेरे हाथों में सिर्फ लोहे की हथकड़ियां ही जचेंगी। कानून अब अपना काम करेगा। विक्रम सुनो, हम समझौता कर सकते हैं। मैं तेरी हवेली और 2 गुना पैसा लौटा दूंगा। बस ये मामला वापस ले लो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? वो तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन चोरी का माल छुआ था। हवेली मेरी ही रहेगी, लेकिन तुम दोनों का नया घर अब जेल की कोठरी होगी। न्याय की जीत होती है। पुलिस मदन और धनीराम को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। कुछ दिनों बाद विक्रम पूरे सम्मान के साथ अपनी हवेली में फिर से कदम रखता है। हवेली वही है, लेकिन हवा में अब सुकून है। आज सच में लग रहा है कि हम अपने घर वापस आए हैं। इस घर में जो डर और बोझ था वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। सच की जीत हमेशा दिल को सुकून देती है। हाँ सुमन, लेकिन इस बार ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं है। इस बार इसकी नींव अनुभव, सावधानी और सच्चाई पर टिकी है। मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। पापा, अब वो मदन अंकल कभी वापस नहीं आएंगे ना? क्या अब हम यहीं रहेंगे? नहीं बेटा, अब कोई गलत इंसान हमारे आसपास नहीं आएगा।
गलत काम करने वालों की जगह हमेशा जेल ही होती है। विक्रम दोस्त, अब आगे का क्या सोच रखा है? क्या तुम फिर से उसी दौड़ भाग वाले कारोबार में उतरोगे? कारोबार तो चलेगा राजीव, लेकिन इस बार सिर्फ कमाई के लिए नहीं। मैं एक ऐसी संस्था शुरू करूंगा जो मदन जैसे धोखेबाजों के शिकार हुए लोगों की कानूनी और आर्थिक मदद करेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई और पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए किसी धनीराम के आगे झुके। और हम फिर से पहले जैसे सादा और प्यार भरा जीवन जिएंगे। नहीं सुमन, हम पहले जैसे नहीं बनेंगे। हम पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा समझदार होंगे और ज्यादा इंसानियत वाले होंगे। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें बेहतर बनाने आती हैं। विक्रम को उसका खोया हुआ धन और सम्मान तो मिल गया, लेकिन इस बार उसके पास अनुभव की ढाल और सच्चाई की ताकत भी थी। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच के सामने वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है।